फना हुआ तेरे इश्क में सीजन 2 भाग 115। थर की कमीना सेव सीजन 2। रात के 11:40 हो रहे थे और एक कार बहुत ही रश ड्राइविंग करती सड़क पर दौड़ रही थी और इस वक्त उस हाईवे पे लाइन से टोयोटा सुप्रा, उसके पीछे कई कार्स थी और एक साथ आगे चल रही कार का पीछा कर रहे थे। शिट, अगर आज फिर से वो वहां गया तो बड़े बॉस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। एक लड़का अपने आगे चलती कार को देखकर बोलता है, अगर आज इनका स्पेशल दिन नहीं होता तो मैं बिल्कुल भी इन पे तरस नहीं खाता। नाक में दम करके रख दिया है इन्होंने। इधर एक बड़े से घर में सन्नाटा छाया हुआ था। दूर से देखकर ऐसा लगता कि वहां बहुत से लोग रहते हैं, लेकिन वहां ऐसा कुछ भी नहीं था। क्या तुम्हें तैयार नहीं होना बेटा? उठो, तुम्हारे फ्रेंड्स आते होंगे, ऐसे मत लेटे रहो। पापा, मुझे कहीं नहीं जाना। इस दुनिया में सभी मतलबी है, बिना मतलब के कोई नहीं रहता साथ में, चाहे जो भी हो। और रात के 12 बजे को न बाहर जाता है। वो 22 साल का लड़का अपना मुंह छुपाए ब्लैंकेट में घुसा था। ऐसा नहीं है, हर कोई एक जैसा नहीं होता। और रोनित और सैम नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, चलो उठो। उनकी बात सुनकर वो ब्लैंकेट से अपना चेहरा बाहर करके बोलता है, एक बात बताइए, वो दोनों ना मेरी उम्र के हैं, ना मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, और तो और उनके बच्चे मुझसे भी बड़े हैं। वो मेरे साथ क्यों रहते हैं फिर? ये सवाल तुम उनसे पूछना, अब उठो जल्दी, चलो। वो ब्लैंकेट खींचकर एक तरफ कर देते हैं। इधर वो कार चलती हुई एक नाइट क्लब में रुकती है और एक लड़का जो तकरीबन 22 सा का लग रहा था, वो कार का गेट खोलते हुए बड़े स्टाइल से अपना एक पैर बाहर निकालता है। उसके शूज देखकर कोई भी बता सकता था रईस बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। उसके वहां पहुंचते ही लड़कियां जो वहां पे पहले ही सभी लड़कों के साथ खड़ी थी, उसे देखकर उसके पीछे आ जाती है। वो लड़का सबको इग्नोर करता हुआ निकल जाता है और चलते हुए एक रूम में जाता है और कार्ड स्वाइप करके अंदर चला जाता है। शुक्र है तू आ गया, वरना हमें लगा था कि आज जिसका बर्थडे है वही गायब ना हो जाए। एक लड़का उसे अंदर आता देखकर बोलता है। उसके जैसे 3 और लड़के वहां खड़े थे। वो लड़की कहाँ है? वो सबको इग्नोर करते हुए अपनी बात बोलता है, मैं यहाँ हूँ बेबी। एक लड़की उसके पीछे से हग करते हुए अपने हाथ उसके चेस्ट पे चला रही थी। वो उसका हाथ झटकते हुए बोलता है, हाउ डरे यू? तुमने मेरे पापा से ये बोलने की हिम्मत कैसे की कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ? अपनी शक्ल देखी है तुमने? तुम्हारे जैसे 1000 लाके यहाँ खड़ा कर दूँ, ये मेकअप थोपकर तुम मुझे इम्प्रेस करना चाहती हो? जरा मुंह धूल के दिखाना। वो उसके गालों को कस के पकड़कर झटकते हुए बोलता है। उसकी इस हरकत पे जहाँ लड़कों को फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि वो उसकी उस आदत को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो लड़की कहती है, रिशान मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा है तुम्हारे डैड से, आई स्वेयर। वो अपने झूठे आंसू बहाते हुए बोलती है, ओ प्लीज अब ये क्रोकोडाइल टीयर्स मेरे सामने मत दिखाओ। अगर तुमने नहीं कहा है तो जाके मेरे डैड से बोलो तुम्हें ये एंगेजमेंट नहीं करनी, वरना तुम्हारी लाश भी किसी को नहीं मिलेगी। और तुम तो जानती हो रिशान जिंदल अपनी बातों का कितना पक्का है। उसकी बात सुनकर वो लड़की कहती है, ठीक है मैं बोल दूंगी, बस तुम मुझे गलत मत समझो। आज तुम्हारा बर्थडे है तो सेलिब्रेट करते हैं। रिशान अपना मूड वैसे भी खराब कर चुका था। मुझे नहीं करनी कोई पार्टी, तुम लोग एंजॉय करो, बिल मैंने पे कर दिया है। रिशान रुक जा, हमारे साथ थोड़ी देर है, क्योंकि जब बर्थडे बॉय ही नहीं रहेगा तो फिर कोई मजा नहीं। उन लोगों के बोलने पर वो वही रुक जाता है और शुरू हो जाती है उनकी पार्टियां। तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए? अकेले इतने बड़े ऑफिस को संभालना मेरे बस में अब नहीं है, और ये सब तुम्हारा है तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस पे काम करो। सुन रहे हैं ना मेरी बात? वो सामने बैठे अपने बेटे से बोलते हैं, जो आराम से नाश्ता करने में बिजी था। ये रोज का था, उसकी आदत हो चुकी थी। वो आराम से खाते हुए बोलता है, डैड मुझे अब्रॉड जाना है स्टडी के लिए, अभी मैं ये सब नहीं देख सकता, वापस आकर सोचूंगा, मुझे फोर्स मत करिए। और प्लेट में से सैंडविच उठाकर वहां से खाते हुए बार की तरफ चला जाता है। आप उसे अभी कुछ मत कहिए, जब जिम्मेदारी सर आएगी तो खुद देख लेगा, आप नाश्ता करिए। अल्पविराम 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 अल्पविराम। तू यहाँ है अभी? वहाँ पे लोग तुझे समझकर डैनी को मार रहे हैं, जल्दी चल। उसकी बात सुनकर वो लोग जो बाइक पे आराम से बैठे ड्रिंक कर रहे थे, जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। इधर उस लड़के की हालत बहुत बेकार हो गई थी, लेकिन मारने वाले रुके नहीं थे। उसे तभी एक आवाज आती है और वो लोग सामने देखते हैं, उनके सामने 4 लड़के खड़े थे, चारों ने हेलमेट लगाई हुई थी। तो आ गए तेरे चमचे, चल इनसे बोल तूने जिस लड़की को ब्लैकमेल किया था, तेरी माफी अब ये लोग मांगेंगे। और हमसे गिड़गिड़ा कर बोले कि आइंदा हम कभी उसे परेशान नहीं करेंगे। उसकी बात सुनकर नीचे खड़ा लड़का जो है बेहोश होने की कगार पे था, हंसने लगता है। उसकी हंसी देखकर वो लोग उसे अजीब नजरों से देखते हैं। वो हंसते हुए खुद को थोड़ा सहारा देकर बैठता है और बोलता है, जिसके सामने तू बोल रहा है ना, पहले उसे देख तो ले, कौन है? ती बोल तो ऐसे रहा है जैसे वो कहीं का तोप है। हाँ उससे कम भी नहीं है। और उसकी तरफ देखकर बोलता है, साले अब मुंह दिखाई कर भी दे, या गिफ्ट चाहिए?
उसकी बात सुनकर वो चारों अपना हेलमेट उतारते हैं, बाकी किसी से तो नहीं, लेकिन बीच में जो लड़का था उसे देखकर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। अरे क्या हुआ, सिर्फ देखकर ये हाल है, उससे माफ़ी नहीं मंगवाओगी तुम लोग? वो उसके पास आता है और उसे हाथ देकर उठाते हुए कहता है, ये तेरी हालत इन लोगों ने की है। कब से है तू इनके पास? रिशान चल मैं तुझे सब बताता हूँ, जितना बोला है उतना कर। उसकी आंखें लाल थी। मैं तुम लोगों के पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में ये लोग मिल गए और मेरे कुछ बोलने से पहले ही स्टॉट हो गए। सालों ने खून निकाल दिया, देख मेरा चेहरे की हालत अब क्या होगा। वो मेरी बहन थी, तभी उसके मुंह पे एक जोरदार पंच पड़ता है और वो जमीन पे था। वो पंच रिशान ने मारा था। वो उसके पास जाकर उसे मारते हुए बोलता है, जब खुद का सिक्का खोटा हो ना तो बकवास नहीं करते, और तेरी बहन कैरेक्टरलेस है, देखना चाहेगा रुक, और अपने फ़ोन निकालकर एक वीडियो ऑन कर देता है। उसे देखकर वो लड़का शर्म से अपनी आंखें दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि इसमें एक लड़की अपने कपड़े उतार रही थी। वो उसके पास से उठते हुए बोलता है, अब बोल गलती किसकी थी और तुम लोगों ने इसे मारा जिसकी गलती भा नहीं थी, और गन निकल कर उस पे तान देता है। अगर मैं चाहूँ तो यहीं पे तेरा काम तमाम कर दूं, लेकिन रिशान जिंदल बुज्जदिलों को नहीं मारता, मजा नहीं आएगा। और वहां से डैनी को लेकर वो लोग चले जाते हैं। चल ना, मजा आएगा बहुत, वहां पे कोई अमीर बाप की औलाद नहीं आएगा, सच बता रहा हूँ। एक लड़का अपने सामने बैठे लड़के से बोलता है, मुझे नहीं जाना, तुम जाओ, मेरा असाइनमेंट कंप्लीट नहीं है, वही करना है। हाँ तो कोई बात नहीं, हम वापस आकर कर लेंगे, और वैसे भी वहाँ हम रहने नहीं जा रहे, सुबह जाएंगे, शाम को वापस आ जाएंगे। उसके इतनी रिक्वेस्ट के बाद वो जाने के लिए तैयार हो जाता है। डैड मैं दोस्त की शादी में जा रहा हूँ, अपनी शादी में नहीं जो आप मुझे बार बार कॉल करके पूछ रहे। बेटा सब ठीक से करना। हाँ मैं जानता हूँ, ध्यान से रहना वहाँ, और किसी से लड़ाई मत करना। तब तक कॉल कटने की आवाज़ आती है। वो फ़ोन को घूरते हुए अफसोस में सर हिलाते हैं। वो लोग इस वक्त अपनी कार में थे और दूर जाना था, लगभग 3 घंटे का रास्ता था। यार रिशान कहीं कार रोक, मुझे भूख लगी है, तेरे चक्कर में मैंने नाश्ता नहीं किया था और दोपहर के 12 बज रहे हैं। उसकी बात सुनकर वो बोलता है, साले पहले अपना हुलिया ठीक कर ले। रिशान की बात पर वो तीनों हंस देते हैं। हंस मत, तेरे ही वजह से हुआ है ये कांड, तूने किए भुगत मैं रहा हूँ। और वहाँ शादी में जाकर कोई लड़की मत फंसा लेना। तुझे लगता है मैं लड़कियाँ फंसाता हूँ? रिशान अपनी आईब्रोज आपस में सिकुड़ते हुए बोलता है, अरे इसे क्या जरूरत लड़कियां फंसाने की, इसे देखकर वो खुद आ जाती है इसके पास। फाइनली हम पहुंच गए। क्यों समर्थ? वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है। समर्थ उसे देखते हुए कहता है, मेरी पूरी बॉडी दर्द कर रही, तेरे चक्कर में जबरदस्ती लेके आया है। अरे यार मजा आएगा, शादी का घर है देखना, और हम लड़के वालों की तरफ से रहेंगे, फिर तो हमारा जलवा होगा। और वो दोनों अंदर जाते हैं। सामने एक औरत आकर बोलती है, बड़ी देर कर दी तुम लोगों ने, वो कब से इंतजार कर रहा और बोल बोल कर परेशान कर दिया कि मेरे दोस्त दूर से आ रहे हैं, उन्हें आप देखिएगा। अरे आंटी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ मेहमान बनकर नहीं आए हैं, वैसे कहा है ये नक्श का बच्चा, वो कमरे में होगा, चलो। और वो दोनों उसके साथ चले जाते हैं। आगे वो लोग देखते हैं नक्श फोन पर किसी से बात कर रहा था। क्यों दूल्हे राजा, किससे बातें हो रही? चुपके चुपके वो जाके उसके ऊपर कूदते हुए बोलता है। अचानक से उसके आने से वो डर कर पीछे हो जाता है और सामने देखकर बोलता है, अबे डैनी तू साले कब से तेरा इंतजार कर रहा था, मैं इसको मनाने में बिजी था, ही नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मना है। नक्श उसके पीछे देखता है। समर्थ उसे देखकर स्माइल करता है और कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता है शादी के लिए। अरे ऐसे नहीं, गले मिलकर बोलते हैं। पीछे से एक लड़का आते हुए बोलता है। उसे देखकर नक्श कहता है, तू कब आया और जो बोला था वो हुआ? हाँ हो गया, वो लोग पहुंचते ही होंगे, मैंने कॉल करके पूछा था। आकाश, कृष और उनके साथ रिशान भी है ना, इसलिए देर हो रही शायद उन लोगों को आने में। और वो समर्थ को देखकर कहता है, तुम शांत क्यों खड़े हो, क्या तुम्हें बोलना पसंद नहीं? उसकी बात सुनकर डैनी बोलता है, वो कार में बैठे बैठे बोर हो गया था इसलिए, और रोनित भी नहीं था इसे कंपोनी देने के लिए। अच्छा ये बात है, यहाँ मुझे याद किया जा रहा है। पीछे से एक आवाज़ आती है जिसे सुनकर समर्थ के चेहरे पे स्माइल आ जाती है। रोनित इस बैक मेरी जान, मैंने कहा था ना, तू जब तक वहाँ पहुँचेगा मैं आ जाऊँगा। हाँ तो दूल्हे राजा कब जा रहे? हम तुम्हारी दुल्हनिया लेने। उसकी बात सुनकर आयुष बोलता है, बहुत जल्दी ही, उसके बाद हम मौज करेंगे। क्यों रोनित? वो उसे आई ब्लिंक करते हुए बोलता है। हाँ वो तो होगा ही, क्योंकि आखिर रिशान जो आ रहा है, और जहाँ वो हो वहाँ मौज ना हो, ऐसी कैसे हो सकता है? नक्श कहता है, हाँ ठीक है, जाके पहले काम कर, हाँ जा रहा हूँ। फाइनली हम पहुंच गए। उफ कितना लंबा रास्ता था यार। आकाश अंगड़ाई लेते हुए कार से नीचे उतरता है। चल चल, इतने दूर ना थे, हमने घुमा फिरा कर लाया इसलिए ऐसा लग रहा, चल नक्श को देखते हैं।
वैसे समर्थ, तुम रोनित के साथ रह कैसे लेते हो? कितना बोलता है, ये देखा नहीं तुमने? आयुष के बोलने पर समर्थ हंसते हुए बोलता है, ये मेरे साथ अभी से नहीं है तो आदत लग जाती है, और जिसकी आदत लग जाए वो इतनी आसानी से छूटती नहीं है। उसकी बात सुनकर रोनित मुस्कुरा देता है। नक्श के बच्चे किधर है तू? कृष अंदर आते हुए चिल्लाता है। वही ऋषान और आकाश आराम से खड़े थे। उसकी आवाज सुनकर नक्श नीचे झांकता है। वो लोग ऊपर खड़े थे और बातें कर रहे थे जब कृष की आवाज सुनते हैं। व्हाट अ प्लीजेंट सरप्राइज, बहुत जल्दी नहीं आ गए तुम लोग? वो सीढ़ियों से नीचे आते हुए बोलता है। समर्थ, रोनित और डैनी तीनों ऊपर खड़े होकर देख रहे थे और आयुष और नक्श नीचे आ जाते हैं। आकाश बोलता है, दूल्हे राजा क्या बता है, बड़ा ब्लश कर रहे हो? हाँ तो करूंगा ही, शादी मेरी है तेरी नहीं। उसकी बात सुनकर वो लोग हंसने लगते हैं। आयुष ऋषान के पास आकर बोलता है, वैसे पहले से काफी बदल गया है, तू कुछ करता है क्या? मतलब कोई मेडिसिन वगैरह जिससे तू दिन बा दिन इतना डैशिंग हो रहा? ऋषान कहता है, हाँ लेता हूँ ना तेरी, आज भी तू ही देगा, चल रूम में। इतना बोलकर वो उसे ले जाने लगता है। अबे भाई, मैं मजाका कर रहा था, छोड़ दे, कोई तो बचाओ यार, वो चिल्लाते हुए बोलता है। खुद छेड़ता है पहले, फिर कहता है, बचाओ, तुम लोग दोस्त नहीं दुश्मन हो सालों। और ऊपर देखता है जहां वो तीनों खड़े उसे ही देख रहे थे। समर्थ, तुम ही बचा सकते हो मुझे, प्लीज बच्चा लो, वरना ये मुझे कहीं का नहीं छोड़ेगा। क्या होगा मेरा फिर? उसकी बात सुनकर समर्थ जो नीचे आ रहा था वो ऋषान के आगे खड़ा हो जाता है। दोनों हाथ फैलाकर उसे ऐसे देखकर ऋषान रुक जाता है और सामने देखता है क्यूट सा फेस, गोल मटोल चेहरा और उर से बिखरे बाल, साथ में मासूमियत। ऋषान की धड़कनें तेज हो जाती है। समर्थ कहता है, तुम उसे ऐसे परेशान नहीं कर सकते, उसका हाथ छोड़ो। डैनी और रोनित आंखें फाड़े उसे देख रहे थे, क्योंकि वो जल्दी किसी के मैटर में बोलता नहीं था जब तक बात उन दोनों पे ना आ जाए। और ये आयुष से आज ही मिला था, लेकिन उसके लिए किसी लड़के को सुना रहा था। दोनों जल्दी से नीचे आते हैं। ऋषान बिना कुछ बोले आयुष का हाथ छोड़ देता है। हम पहले भी कहीं मिले हैं क्या? लो, इसका फिर से शुरू हो गया, कृष हंसते हुए बोलता है। लेकिन तभी वो बोलत है, एक मिनट, ये लाइन तो लड़कियों से बोलता था, फिर ये इससे बोल रहा? व्हाट द फक, आकाश के मुंह से निकलता है। इधर समर्थ कहता है, नहीं मैं तो नहीं मिला तुमसे कभी, और मिलना भी ना चाहूँ कभी दोबारा। इतना बोलकर वो वहां से रूम की तरफ चला जाता है। उसके पीछे डैनी और रोनित भी। तुझे हुआ क्या है बे? उसे जानता तक नहीं और सीधा सीधा बोल रहा, हम पहले कभी मिले हैं, सुधर जा, समझा? ऋषान को किसी की बात सुनाए ही नहीं दे रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वक्त वहीं पे रुक गया है और वो उसमें से निकलना ना चाह रहा हो। आगे, समर्थ बेटा मेरी बात सुनो, ऐसे गुस्सा नहीं करते। रोहित उसे बोलते हुए पीछे आता है और समर्थ के रुकने पे वो उसे लेकर बेड पे गिर जाता है। दरअसल हुआ ये थे कि वो बोलते हुए तेजी से उसके पीछे आ रहा था और समर्थ अचानक से रुकता है और मुड़कर उसे कुछ बोलने ही जा रहा था कि रोहित उसके ऊपर था, मतलब दोनों गिर जाते हैं। डैनी के साथ आयुष भी वही आ रहा था और दोनों को ऐसे देखकर बोलता है, रे रे रे, अगर रोमांस करना है तो दूर बंद कर लेते यार, क्या क्या दिखाते हो? आयुष की बात सुनकर रोहित उठते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मेरा पैर फिसला था, और वैसे भी हमारे बीच अगर कुछ होता भी तो ऐसे सरेआम दिखाते थोड़ी, नजर इज रियल। वैसे बात तो सही कहा तुमने, लेकिन क्या गारंटी है तुम्हारा पैर स्लीप हो गया? तुम बहाने से उसके करीब जा रहे, मैं पापा से बता दूंगा, डैनी बोलता है। अबे कुछ भी मत बोल, हद सामने से, रोहित बोलते हुए जाके काउच पे बैठ जाता है। मुझे भूख लगी है, समर्थ उसके पास बैठते हुए बोलता है। हाँ तो टाइम हो गया है, बाहर खाना रेडी है, चलो सारे बच्चों। नक्श की मम्मी अंदर आके बोलती है। आयुष कहता है, मम्मी इनसे आप मिल चुकी है या मिलवाओ? हम तुमसे पहले आंटी से मिल चुके हैं और पहली बार नहीं है, हमें देखा है इन्होंने नक्श के साथ क्यों? आंटी, डैनी आयुष की बात काटते हुए बोलता है। तुमने मेरी बात क्यों काटी? मेरे बोलने के बाद भी तो बोल सकते थे ना, लेकिन मेरे हाथ में कोई कैची नहीं है जो मैं तुम्हारी बात काटूंगा क्या? आयुष का मुंह खुला रह जाता है डैनी की बात सुनकर। समर्थ और रोहित कहते हैं, ये नहीं सुधर सकता, खोल लिया अपने उल्टे जवाब देने का पिटारा बेचारा आयुष। समर्थ इतना बोलकर बाहर चला जाता है उनके साथ। आयुष, तुम ना मुझसे दूर रहना, समझ आई बात? डैनी, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे चिपकने की, तुम कोई खूबसूरत लड़की थोड़ी हो। आयुष, उससे भी कम नहीं हूँ, लड़के भी मरते हैं मुझ पे, वो अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोलता है। डैनी, उनकी आंखें फुट गई होंगी। ओए कृष, मेरी बात सुन, जो प्लान हमने किया था उसका क्या हुआ? डील डन है ब्रो, वो आई बिलिंग करता है। साले मैं भी किसे बोल रहा हूँ जो ये चीजें कभी भूलता नहीं। आकाश उसके पीठ पे मुक्का मारते हुए बोलता है। चुपचाप बैठो दोनों, वरना ऋषान उनकी खुसुर फुसुर सुनकर बोलता है। नक्श कहता है, कहाँ रह गई मम्मी? उन्हें बुलाने के लिए बोला था और वही रह गई।
अरे तेरा भाई कहीं भी शुरू हो जाता है, जानता नहीं है उससे तू। वो वहां आते हुए बोलती है। उनके पीछे समर्थ और रोनित थे। समर्थ को देखकर रिशान की नजरें उसी पे टिक जाती है। वो पलकें झपकाना भूल जाता है। इसे देखकर मुझे एक अटैचमेंट क्यों लग रही, वो अपने मन में बोलता है। आकाश उसे देखकर बोलता है बस कर, वो यही आ रही है, आंखों से देख देख कर भर लेगा उसे आंखों में। रिशान उसकी बात सुनकर कहता है जस्ट शट अप, खाना खा चुपचाप। अब ये दोनों कहाँ रह गए। नक्श के बोलने पर रोनित बोलता है डैनी से उलझ गया आयुष, अब तो या वो पागल हो गई या फिर दोबारा उससे बहस नहीं करेगा। क्या इतना बुरा बोलता है डैनी? आकाश हंसते हुए कहता है। जी नहीं, बस सामने वाले को क्या और कैसे बोलना है, किस तरह से बोलना है सब जानता है वो। बुरा नहीं है समझे आप? रोनित उसे घूरते हुए कहता है। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम सीरियस हो रही? वैसे भी हमें यही रहना है, शादी तक तो यूं लड़ाई अच्छी नहीं लगेगी क्यों समर्थ ब्रो? हाँ तुमने सही कहा, नक्श बोलता है। समर्थ रोनित को देखता है क्योंकि वो दोनों उसे झूठ बोलकर वहां लाए थे कि सिर्फ आज रात तक, लेकिन यहाँ अभी सारी रस्में और रिवायतें बाकी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये बोलने की कि मैं जिराफ हूँ? माना मेरो गर्दन लंबी है, लेकिन ऐसे क्यों बोला तुमने? आयुष डैनी के पीछे पीछे आते हुए बोलता है। वही टेबल पे बैठे सभी लोग ये बात सुनकर हंस देते हैं समर्थ को छोड़कर, और रोनित की हंसी वैसे भी गायब हो गई थी। समर्थ की आंखें देखकर वो गुस्से में बैठा था। आयुष बहुत हो गया और उसने सच ही बोला है, आके चुपचाप यहाँ बैठ जाओ समझे। अरे नक्श तूने सुना नहीं है, सच लोगों को कड़वा ही लगता है। बस हो गया कि उसे पीछे पड़ा है तू, समर्थ टेबल पे हाथ पटकते हुए बोलता है। वहां पे एकदम शांति छा चुकी थी। सब आंखें फाड़े समर्थ को देख रहे थे। वही रिशान उसे गुस्से में देखकर मुस्कुरा देता है, उसके मुंह से खुद निकल जाता है लाजवाब। अहमम अहमम गाइस, कुछ नहीं हुआ है, हम खाना शुरू करें। समर्थ शांति से नीचे देख रहा था और कहता है सॉरी। अरे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है तुम्हें, आयुष बोलता है। मुझे बहस नहीं करनी चाहिए थे ऐसे इंसान से। डैनी उसे घूरते हुए कहता है बेटा तुम मिलो, मुझे बताता हूँ मैं कैसा इंसान हूँ। रोनित समर्थ का हाथ पकड़ते हुए बोलता है शांत बै, गुस्सा नहीं करते, यहाँ पे सब है ना। इधर से डैनी उसका दूसरा हाथ पकड़ लेता है और कहता है खाना खा ले आराम से, गुस्सा बाद में कर लेना। समर्थ जबरदस्ती हंसते हुए कहता है तुम दोनों मेरा हाथ छोड़ोगे तब ना खाऊंगा, या पैर से खाओ। अच्छा हाँ, और दोनों उसका हाथ छोड़ देते हैं। आगे तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला है और अब मैं जा रहा हूँ, वैसे भी मेरा मन था नहीं यहाँ आने का। समर्थ हाथ बांधे खड़ा दोनों को घूरते हुए बोलता है। वही दोनों उसके समाने किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए खड़े थे। डैनी उसके जाने की बात सुनकर कहता है अब आ गया है तो रुक जाना, कौन सा हम यहाँ हमेशा के लिए आए हैं, और नक्श इतना अच्छा है, ऐसे उसकी शादी में आके जाना तू ही सोच एक बार कैसा लगेगा। समर्थ सोच में पड़ जाता है क्योंकि नक्श वाकई बहुत अच्छा था और उसे ऐसा लगा नहीं था कि वो पहली बार उससे मिल रहा है। ठीक है मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन सिर्फ नक्श के लिए, क्योंकि वो अच्छा है। तुम दोनों ने मुझसे झूठ बोला, मेरे से बात मत करना, इतना बोलकर वो बाहर चला जाता है। रोहित और डैनी उसके जाने के बाद सुकून की सांस लेते हैं क्योंकि उसके सामने खड़े होकर गुस्से वाली नजरें दोनों की सांसें रोक दिए थे। बेचारे कितना डरते हैं। इधर समर्थ हे रहा था, सामने कृष मिल जाता है आकाश के साथ। अरे कहाँ जा रहे हम दोनों? तुम लोगों के पास आ रहे थे, कुछ बताना है और डिसाइड भी करना है तो जाके उन दोनों से पूछ लो, वैसे भी वो दोनों एडवाइस अच्छी देते हैं। समर्थ हंसते हुए बोलता है। सच में आकाश के बोलने पर समर्थ हमें सर हिला देता है। ठीक है लेकिन तुम्हें भी तो सुनना चाहिए ना, आखिर प्लानिंग तो हम सभी ने करनी है। अरे मुझे वो लोग बता देंगे और मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, पापा को कॉल करनी है। अच्छा ठीक है कर लो, और दोनों वहां से चले जाते हैं। समर्थ टेरेस पे आकर खड़ा हो जाता। बाकी दिन के मुकाबले आज ज्यादा ठंड था, मौसम नवंबर का महीना चल रहा था। पापा मैं कुछ दिन यहाँ रुकने वाला हूँ तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? अच्छा ठीक है, लेकिन तुमने तो कोई तैयारी ही नहीं की थी, फिर इतने दिन वहाँ कैसे रुकोगे? वो उसकी बात सुनकर पूछते हैं। मैं यहाँ ले लूंगा चीजें, बस आपको बताना था तो। और वो दोनों कैसे है? समर्थ अचानक पूछता है। वो दोनों ठीक है, मैं बता दूंगा कि बात कर ले तुझसे, ठीक है? नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। वो फोन रख देता है और जैसे ही पलटता है रिशान उसके पीछे खड़ा था। समर्थ किसी में मैनर्स नहीं सिखाई कि किसी के बातें नहीं सुनते। रिशान लेकिन मैं तो अभी आया हूँ, मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी। समर्थ फिर ठीक है हटो मेरे सामने से। रिशान साइड हो जाता है और समर्थ जैसे ही जाने लगता है वो बोलता है पापा आप परेशान मत होना, ठीक है?
समर्थ के जाते जाते रुक जाता है और मुड़कर उसे देखता है तो रिशान फोन पर किसी से बात कर रहा था, लेकिन ऐसे कैसे ये मेरी बात बोल सकता है, खैर छोड़ो। रिशान को बड़ा मजा आ रहा था उसे चिढ़ाने में। रात का समय। चुपके से चलना वरना अगर किसी ने देख लिया तो खैर नहीं हम सब की। अबे किसी को पता ना चलना हो, फिर भी तेरी आवाज सुन के पता चल जाएगा, इतनी तेज बोल रहा है। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये आवाज उन्हें पीछे से आई थी। कुछ नहीं अंकल, हम तो बस। इसके आगे वो बोल नहीं पाते क्योंकि नक्श खड़ा था सामने। अबे तूने तो डरा दिया हमें, आकाश उसे घूरते हुए बोलता है। तू डरता भी है? तेरे से कौन डरेगा, बस तेरे पापा से डर लगता है क्योंकि वो पूछते कम सुनाते ज्यादा है। हाँ ठीक है चल, अब वैसे भी 12 बज गए हैं और बाकी सब कहाँ है, नक्श आगे जाते हुए बोलता है। सबको तो बुलाया था, वहीं चल के देखते हैं कौन कौन पहुंचा, और तीनों वहां से चले जाते हैं। इधर रिशान अपने कमरे से बाहर आ रहा था कि सामने से आ रहे शख्स से टकरा जाता है। व्हाट द हेल। उसकी आवाज सुनकर समर्थ, जो अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़े हुए था, बोलता है तुम देखकर नहीं चल सकते, आंखें नहीं है तुम्हारे पास, अभी ये गिर जाता तो इसमें मेरा क्या, सामने से तुम आ रहे थे, मैं नहीं समझे। क्या तुम कहना चाह रहे कि मेरी गलती है? समर्थ गुस्से में लाल होते हुए बोलता है क्योंकि उसने जो बॉक्स लिया हुआ था उसमें बॉटल्स थी जो कि भारी थी और उसे बाहर से लाते हुए उसके हाथ में दर्द होने लगा था, जिसका गुस्सा अब वो रिशान पे उतारने वाला था। हाँ तुम्हारी ही गलती है, इसमें कोई शक नहीं, रिशान उसे देखते हुए बोलता है। अच्छा फिर ठीक है ये लो, और वो उसके हाथ में वो बॉक्स थमा कर बोलता है इसे लेके 4 फ्लोर पे आ जाना, ठीक है, जहाँ नक्श ने सबको बुलाया था, और हाथ झाड़ता हुआ वहां से चला जाता है। रिशान पहले अपने हाथ को देखता है, फिर समर्थ को जो तेजी से जा रहा था। वो अनएक्सपेक्टेड नजरों से देख रहा था और इस टाइम उसे जो भी देख लेता हंसी जरूर आती। कहाँ वो समर्थ को परेशान करना चाहता था, कहाँ वो खुद फंस गया। सैम तुमने उसे कॉल किया था या नहीं? राज अपने सामने बैठे लैपटॉप में घुसे हुए देखकर कहता है। हाँ बाबा मैंने उसे कॉल की थी, वो लोग अच्छे से पहुंच गए, और तुम्हें पता है वहाँ क्या होगा? बताओगे तब ना पता होगा, आजकल तुम बाप बेटे सारी बातें छुपाने लगे हो। वो बेड पर पिलो रखते हुए बोलता है। अरे मेरी जान ऐसी बता नहीं है, तुम मुंह मत बनाया करो, मेरा दिल बैठ जाता है। वो उसे पीछे से हक करते हुए बोलता है। हाँ ये दोनों कितने प्यारे लग रहे थे साथ में। समर्थ तुम खाली हाथ आए, वो कहाँ है? डैनी उसके चारों तरफ घूमते हुए बोलता है। जैसे मिल ही जाएगी, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? रिशान वहां आते हुए बोलता है। उसके हाथ में बॉक्स देखकर डैनी बोलता है हाँ इसी की बात कर रहा था, और उसके से बॉक्स ले लेता है और जाके टेबल पे रख के खोलने लगता है। उसकी हरकत देखकर समर्थ, नक्श, रोहित नाम में सर हिला देते हैं। क्या मतलब? पर इतने लोग रहे हैं और कमेंट्स एक भी नहीं। अगर नहीं पसंद आ रही स्टोरी तो बताए, मैं नहीं लिखूंगी, क्यों मैं अपना टाइम वेस्ट करूं? इतनी मेहनत से लिखो और लोग पढ़ के चले जाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। आगे मेरी बात सुनो पहले तुम सब। अगर पापा तक ये बात चली गई तो शामत आ जाएगी और मुझे अपने शादी वाले दिन उन्हीं डांट सुनने का कोई शौक नहीं है। नक्श बोलकर वहां से उठने लगता है। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, और सब इस वक्त सो चुके हैं। मेरी बात मान तो एंजॉय कर ले, क्या पता शादी के बाद ये सब करने को ना मिले। आकाश बोलता है। और तू इतना क्यों डर रहा है? कुछ नहीं कहेंगे अंकल, और हम सब साथ में सुन लेंगे, ठीक है? सबके बोलने पे वो वहीं बैठा रह जाता है। रिशान कहता है नौटंकी साला, रुकना था तो इतना तमाशा क्यों किया? भाई करना पड़ता है वरना गड्ढे में अकेले थोड़ी गिरना है मुझे। नक्श उसके करीब होके बोलता है, जिसे सुनकर दोनों हंस देते हैं। रोहित समर्थ से बोलता है तू पीना मत, ठीक है? समर्थ कहता है हाँ जानता हूँ, बताने की जरूरत नहीं है। डैनी कहता है अरे 1-2 से कुछ नहीं होता, मैं हूं ना संभालने के लिए। क्या समर्थ नहीं करता ड्रिंक? इस बार सवाल आकाश का था। करता हूँ लेकिन बहुत कम। कोई बात नहीं, आज भी कम कर लो, क्योंकि तुम पियोगे नहीं हम पेंगे, ऐसे अच्छा थोड़ी लगेगा। सारे बच्चे साथ में हैं यहाँ और तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? ये सब छोड़ो, ये बताओ तुम लोग क्यों नहीं आए? अरे हम भी आ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं कि हम ना आए। क्या हुआ, किसकी कॉल थी? अंजलि कमरे में आते हुए बोलती है। मिस्टर अरोरा के बच्चों के बारे में पूछ रहा था, सब सही है या नहीं, क्योंकि जहाँ रोहित और डैनी हो वहाँ कुछ शांति से नहीं हो सकता। हाँ तो बच्चे भी किसके हैं ये देखो जरा, शांत हो भी नहीं सकते वो दोनों। अच्छा तुम बोलती ऐसे रही हो जैसे पैदा तुमने नहीं मैंने किया है। अंजलि कहती है अभी भी उतने ही बेशरम है, चलिए सो जाइए। अरे शर्मा क्यों रही हो? कौन सा मैं कुछ करने वाला हूँ? वैसे अगर हम चाहे तो उसे एक बहन दे सकते हैं। उसकी बात सुनकर वो शर्म से लाल होते हुए बोलती है चुप करो और लेट जाओ चुपचाप। उसकी इस बात पे वो हंस देता है। विक्रम मेरी बात सुनो, तुम ना दिन ब दिन और लापरवाह होते जा रहे हो। तुम एक लड़के के बाप हो और तुम्हें जरा भी खबर नहीं वो कहाँ है कहाँ नहीं।
अरे बाबा, मैं जानता हूँ वो कहाँ है कहाँ नहीं, और वैसे भी वो जहाँ है इस वक्त वहाँ उसका होना जरूरी था। नहीं, मुझे डांस बिल्कुल नहीं आता और ऐसे तो कभी ना करूँ, इससे अच्छा तो मेरे गली में जो डॉग्स होते हैं वो कर ले। समर्थ सामने डांस करते हुए रिशान, आकाश, डैनी, आयुष को देखकर बोलता है, जो एकदम मग्न थे। क्रिश बोलता है, वेल डांस बहुत हो गया, अब चलेगी क्विज जिसमें होंगे मजेदार गेम्स, तो सब अपनी अपनी जगह बैठो। उसकी बात सुनकर सभी बैठ जाते हैं। रिशान कहता है, वैसे तुम लोग डांस क्यों नहीं कर रहे थे या आता नहीं है? वो रोहित और समर्थ को देखकर बोलता है, अरे तुम्हें पता है रिशान, समर्थ ने तुम्हारी तारीफ की थी डांस करते हुए देखकर। नक्श कहता है, मेरी तारीफ? सच में? वो नक्श को देखते हुए कहता है, हाँ, इसने कहा कि इससे अच्छा डांस तो मैं रोज देखता हूँ मेरी गली के कुत्तों का, और हंसने लगता है। उसकी बात सुनकर सभी हंस देते हैं और समर्थ ड्रिंक का गिलास उठा लेता है क्योंकि उसने रिशान के चेहरे को देख लिया था जो गुस्से में लाल पीला होने लगा था। क्या सच में इसने ऐसा बोला है? हाँ, और नहीं तो क्या खुद ही पूछ लो क्यों? समर्थ नक्श उसे देखते हुए कहता है, वैसे मैं तो शॉक्ड हूँ समर्थ कि तुमने इसे पहचाना कैसे? आकाश हंसते हुए बोलता है, अरे हम गेम्स खेलने वाले थे ना। समर्थ ऑकवर्ड सी स्माइल करता है क्योंकि उससे रिशान की नज़र बर्दाश्त नहीं हो रही थी और वो उसे घूरे जा रहा था। बेचारा उसे देखेगा ही क्योंकि उसी डांस पर मरने वाली लड़कियां तो लड़कियां, उसमें लड़के भी शामिल थे, और ये लड़का मेरी बेइज्जती कर रहा। आगे तुम वहाँ शादी एंजॉय कर रहे हो और यहाँ मैं तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। ये ज्यादती अच्छी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो? उफ, कोई बात नहीं, बहुत जल्द इस तस्वीर की जगह मेरी बाहों में तुम। ये तुम क्या कर रहे हो? यू आउट ऑफ माइंड? समर्थ अपने सामने खड़े रिशान को देखकर बोलता है, जो नशे में टल्ली होकर क्या कर रहा उसे खुद नहीं पता था। वही समर्थ जो रिशान को ऐसे देखकर शॉक्ड था। रिशान उसके पास आते हुए बोलता है, यू नो तुम कितने क्यूट हो, और स्पेशली तुम्हारे ये चीक्स। वो उसके गालों को टच करते हुए बोलता है। समर्थ उसके छूने से एक पाल के लिए जम जाता है। ओए डैनी, चल सो जाते हैं, अब बहुत हो गया। रोनित डैनी को नशे में टल्ली देखकर बोलता है और समर्थ को देखने लगता है इधर उधर। तभी आकाश उसके सामने आते हुए बोलता है, चलो वरना कल सुबह नहीं उठे हम सब तो लग जाएंगे। उसकी बात सुनकर सभी आधे नशे में उठते हुए रूम से जाने लगते हैं। रोनित डैनी को उठाता है और उसे लेकर जाता है रूम में, छोड़ के बाहर आता है क्योंकि समर्थ उसे दिखा नहीं था। तभी उसे क्रिश आता हुआ दिखता है। उसे वापस वही जाता देखकर बोलता है, वहाँ कहाँ जा रहे? सब आ चुके हैं। अरे नहीं, समर्थ नहीं आया है, उसे शायद रिशान ले आया था। रिलैक्स, वो सो भी गया होगा, अपने रूम में जाओ, तुम भी सो जाओ। उसकी बात सुनकर रोनित को तसल्ली हो जाती है और वो भी वापस चला जाता है। इधर रिशान समर्थ के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़े हुए था और उसके सीने पे अपना सर रख के जो मुँह आ रहा था बोले जा रहा था। वही समर्थ उसको देखते हुए बस यही सोच रहा था कि अभी कैसा दिख रहा है और होश में कैसा दिखता है। उफ समर्थ, ये तू की सोच रहा है? और रिशान से बोलता है, हटो, और तुम होश में नहीं हो, चलो मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ आता हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ, ये देखो मैं चल भी सकता हूँ। और जैसे ही वो उठ के चलने की कोशिश करता है वैसे ही उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं। समर्थ उसे पकड़ते हुए बोलता है, हाँ बिल्कुल होश में हूँ, तुम दिख रहा है कितना होश में हो, और उसे जबरदस्ती पकड़ के बाहर ले जाने लगता है। कितने भारी हो तुम? वो उसे फोर्थ फ्लोर से नीचे लाकर हाफने लगा था और कमरे में ले जाकर उसे बेड पे पटक देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग, ये बच्चे अभी तक नहीं उठे, सुबह के 8 बजने वाले हैं और इतना सारा कमा पड़ा है, जाके देखे। नक्श की माँ अपने पति से बोलती है, अरे भाग्यवान बच्चों ने रात भर पार्टी की है तो तक गए होंगे, उठ जाएंगे, परेशान मत होयो और काम की फिक्र आप मत करिए, सब हो जाएगा। पार्टी आपको कैसे पता ये सब? वो उन्हें घूरते हुए बोलती है, क्योंकि मैं उनका बाप हूँ, उनकी रग रग से वाकिफ हूँ मैं। रिशान की आंख उसके फोन पर कॉल आने से खुलती है और नींद में इधर उधर हाथ मारते हुए फाइनली फोन उठाकर कान पे लगाता है। गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, एक लड़की की आवाज उसे सुनाई देती है। वाई डिड यू कॉलिंग मी? उसके लहजे में रूडनेस थी। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कॉल क्यों की? बात करनी थी इसलिए कि, और कौन हूँ मैं, भूलो मत। वो लड़की गुस्से में तमतमाते हुए बोलती है, तुम जो भी हो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, और फोन साइलेंट करके साइड में फेंक देता है और सोने के लिए जैसे ही करवट लेने लगता है, लेकिन वो ले नहीं पाता। और जब देखता है तो समर्थ का सर उसके शर्टलेस सीने पे था और वो आराम से सो रहा था। ये यहाँ कैसे आया और मैं ऐसे कैसे? और वो दिमाग पे जोर डाल के रात की बातें याद करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। शिट, मैं इतना कैसे पी सकता हूँ? समर्थ उसके बोलने से जग जाता है और कहता है, रोनित मुझे सोने दे, इतना चप चप मत कर, और अपने दोनों हाथों को कसके दोबारा सो जाता है।
वॉट रोनित, क्या ये लड़का उसके साथ ऐसे ही सोता है? इसकी इतनी हिम्मत, न जाने क्यों उसे ये बात सुन के गुस्सा आ जाता है और एक झटके में उठ के बैठ जाता है। उसके ऐसा करने से समर्थ की नींद टूट जाती है और अपनी आंखें मसलते हुए बोलता है, रोनित मत कर। तभी सामने रिशान को देखकर, होश आ गया तुम्हें? वो दोनों हाथों को बांधकर उसे घूरते हुए बोलता है। क्या मतलब होश आ गया मुझे? और मुझे ऐसे क्यों घूर रहे? पहली बार बीमा शर्ट के किसी को देख रहे हैं और मेरे रूम में क्या कर रहे तुम बताओ? रिशान उससे उल्टा सवाल पूछने लगता है। समर्थ उसकी बात सुनकर गुस्से में बोलता है, मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे रूम में आने का, और कल रात तुमने इतनी पी ली थी, जब संभलती नहीं तो पीती क्यों हो? ऊपर से ऐसी ऐसी हरकतें। उफ तौबा, अगर कोई लड़की होती मेरी जगह तो तुम उसके साथ छी छी। वो अपने सर को झटकते हुए बोलता है। 1 मिनट, क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? रिशान उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े उसे देख रहा था कि कैसे ये लड़का उसके बारे में ऐसे बोल सकता है। क्या मैं इतना ठरकी हूँ? वो खुद से ही मन में पूछता है और समर्थ को देखकर बोलता है, अब तुम मेरे रूम से जाने का क्या लोगे? इनविटेशन? जी नहीं, मुझे तुम्हारे इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आए बड़े। और वहां से उठकर जाने लगता है। तभी रुकता हूँ और बोलता है, जो हरकत तुमने रात में की है ना, मेरी जगह कोई और होता अब तक तुम्हारा फायदा उठा चुका होता। क्या मेरा फायदा कौन न उठाएगा? ये लड़का क्या क्या बोलता है और उठकर वॉशरूम में चला जाता है। समर्थ, तू रिशान के रूम में क्या कर रहा था? मैं कब से तुझे ढूंढ रहा हूँ। ये सुनकर समर्थ की आंखें हैरानी से फैल जाती है। समर्थ, वो मैं, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या बोले, और रोहित उसके सामने सवाल लिए खड़ा था। डैनी, क्या हो रहा है? और समर्थ, तू ऐसे क्यों खड़ा है जैसे तेरी कोई चोरी पकड़ो गई हो? और तू यहाँ क्या कर रहा? तेरा रूम तो उस साइड है ना। रोनित, अरे मेरे बाप, चुप हो जा। आते हुए ही बोले जा रहा। और तू नक्श के रूम में जा, सब वही है, हम भी आ रहे, समझा? डैनी, ठीक है जाता हूँ, मैं तो अपने डार्लिंग से पूछ रहा था बस। और शर्माने लगता है। रोनित, हो गया तेरा, अब जा। साला जहाँ देखो वहाँ शुरू हो जाता है। डैनी, हाँ जाता हूँ, और मेरे गैरमौजूदगी में इस पे लाइन मत मारना, मेरी नज़र तुझ पे रहेगी, समझा? और वहाँ से चला जाता है। रोनित, पागल है पूरा। और हाँ, मैं क्या कह रहा था कि कल इसने पीकर मेरा जीना हराम कर दिया था। साला जाके तुम्हारे पापा से बोलने वाला था कि वो तुमसे प्यार करता है, बड़ी मुश्किल से संभाला था इसे मैंने। समर्थ, क्या सच में ये ऐसा करने वाला था? वो हैरान नजरों से रोनित को देखते हुए बोलता है। रोनित, हाँ बड़ी मुश्किल से रोका था मैंने उसे। साला पता नहीं कौन से नशे करता है, और जब जानता है कि ज्यादा पीकर वो काबू में नहीं रहता फिर भी उसने गटक लिया था। और अच्छा हुआ मैंने नहीं पिया था, वरना उसे संभालता कौन? समर्थ, इसे तो मैं देखता हूँ, चलो। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। क्या आपने सच में उसे देखा था? एक बूढ़ी औरत आप में सामने कुर्सी ओए बैठे हुए आदमी से बोलती है, जो कि कुर्सी पर बैठा था और कुर्सी हल्के हल्के हिल रही थी। हाँ वो वही था, मुझे नहीं पता वो भगवान का दूसरा रूप है या कुछ और, लेकिन उसे देखकर बस मेरे मन में यही आया कि मैं अपनी सालों पहले की हुई गलती सुधार सकता हूँ। और जब तक माओ से मिलता वो जा चुका था, मुझे यकीन है वो मुझे दोबारा फिर मिलेगा। ये सब बोलते हुए उस शख्स के आंसू नहीं रुक रहे थे, जैसे वो आंसू ना होकर पानी हो। वही दरवाजे के पास खड़ी एक लड़की जो दोनों की बात सुन रही थी, वहां से हट जाती है और कमरे में जाकर गुस्से से गेट बंद करते हुए बेड पे बैठ जाती है। आकाश, अरे भाई कल बड़ा मजा आया था सच में, लेकिन हम गेम खेलने से पहले ही सो चुके थे। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां तक मुझे पता था ड्रिंक्स हार्ड नहीं थी, मतलब उसमें किसी ने कुछ मिलाया था, लेकिन किसने? नक्श, आयुष ये तेरा काम है ना? आयुष, अरे नहीं, मैं मानता हूँ कि ये काम करता हूँ, लेकिन मैंने नहीं किया ये सब। सब आपस में बहस कर रहे थे और रिशान बेड पे बैठा कल की बातें याद करते हुए शौक हो रहा था। रोनित, अरे अरे क्या हो रहा यहाँ, सब आपस में क्यों बहस कर रहे? क्रिश, अरे कल ड्रिंक्स में किसी ने हैवी डोज मिलाया था जिसकी वजह से सब नशे में हो गए थे, यहाँ तक कि रिशान उसका तो पता नहीं चला रहा कि उसने कल क्या किया है, देखो कैसे गुमसुम बैठा है। क्रिश की बात सुनकर रोनित और समर्थ रिशान को देखते हैं, जो वाकई कोने में बैठा था जैसे कोई सदमा लगा हो। समर्थ, अच्छा है, सोचने दो, मुझे कल परेशान किया था ना, अब मैं करूंगा और लूंगा अपना बदला। डैनी, मैंने किया था ये शुभ काम, मेरे और कौन कर सकता है बताओ जरा? आयुष, देखा तुमने नक्श, और तुम मुझे बोल रहे थे जबकि इसने किया था ये, वो डैनी को घूर कर देखते हुए बोलता है। डैनी, हाँ तो बिना उसके कोई मजा नहीं, मैं तो लड़कियां भी बुलवा लेता, लेकिन यहाँ सब बच्चे हैं तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया था। समर्थ,
अच्छा बच्चे हैं हम, और तुम क्या बहुत बड़े हो गए हो, 50 साल का तजुर्बा है तुम्हारे पास और तुमसे मुझे बात करनी, चलो मेरे साथ। और उसका हाथ पकड़ कर जाने लगता है। आकाश, ऐसा क्या हुआ जो समर्थ उसे लेके जा रहा है? रोनित, कल रात में जो हुआ तुम्हें बताऊंगा तो खुद हैरान हो जाओगे। आकाश, अच्छा बताओ जरा, क्या रात में डैनी ने कुछ किया है समर्थ के साथ? रिशान, ऐसे कैसे कुछ कर सकता है, समर्थ मेरे साथ था कल पूरी रात, इनफैक्ट वो आज सुबह मेरे कमरे में था। ये रिशान ने बोल तो दिया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या कहा है तो समर्थ को देखता है जो उसे ही घूरे जा रहा था जैसे कच्चा चबा जाएगा। वही रिशान की बात सुनकर कि समर्थ पूरी रात उसके साथ था, सबके मुंह खुले रह जाते हैं और डैनी समर्थ को देखने लगता है जो रिशान को घूर रहा था। डैनी, समर्थ तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं आया कि मैं। और अपना हाथ समर्थ से छुड़ाकर वहां से चला जाता है। आयुष, अब इसे क्या हुआ, जैसे किसी ने इसकी प्रॉपर्टी छीन ली हो। वही आकाश और रोनित एक दूसरे को देखते हैं फिर मुस्कुरा देते हैं। समर्थ भी वहां से चला जाता है और उसके पीछे रोनित भी। क्रिश, आकाश तुझे पता थी ये बात की रिशान कल रात? आकाश, रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस वो ज्यादा नशे में थे और समर्थ ने उसकी हेल्प की थी, बाकी कुछ नहीं, चिलकर बस रिशान के मजे लेते हैं और दोनों हंस देते हैं। डैनी मेरी बात सुन पहले, समर्थ उसका डोर नॉक करते हुए बोलता है। डैनी, मुझे कुछ नहीं सुनना, अब जाओ यहाँ से। समर्थ, बेटा एक बार गेट खोल फिर बताता हूँ तुम्हें जो कल तुम करने जा रहे थे। डैनी, मैं क्या करने जा रहा था, मैं तो ओ शिट, और डॉ के तरफ भागता है। आगे, आकाश, रिशान क्या सच में तुम्हारे और समर्थ के बीच कुछ चल रहा है, सच सच बता, मुझसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। रिशान, ऐसा कुछ नहीं है, समझा कि नहीं, और वो कल मुझे पता नहीं कैसे इतनी चढ़ गई, तू जानता है मुझे नशा नहीं होता, लेकिन कल उस डैनी ने पता नहीं कौन सा डोज उसमें मिलाया था, मैं खुद के कंट्रोल में नहीं था, वो तो समर्थ ने मुझे सही सलामत कमरे में छोड़ दिया, वरना मेरा क्या होता। क्रिश, रियली तुझे ऐसा लगता है कि तेरा क्या होता? खुद को कभी नशे की हालत में देखा है तूने? पूरा जानवर बन जाता है और इसमें कोई शक नहीं है, वो तो समर्थ को सैल्यूट है मेरा कि उसने तुझे संभाला, वो भी इस हालत में बिना कुछ सफ़र किए आया बढ़ा। तीनों बैठे आपस में बातें कर रहे थे और रिशान दोनों की बातें सुन सुन कर पता नहीं किस दुनिया में खोता चला जा रहा था। अरे हाँ बाबा, मैं यहाँ मजे से हूँ और चिल कर रहा हूँ, मेरी फिक्र मत करो, तुम अपना ख्याल रखा करो, समझी, देखो कितनी कमजोर होती जा रही हो। मैं रखती हूँ अपना ख्याल, और तुम्हें क्या लगता है जो हमने प्लानिंग की है वो पूरी हो पाएगी क्या? वो मिलेंगे दोबारा? जरूर मिलेंगे, बस ऊपर वाले और भरोसा रखो। चलो मैं बाद में बात करता हूँ, शायद कोई आ रहा है, ठीक है ना? डैनी, समर्थ मेरी बात तो सुन, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं होश में नहीं था, मुझे तो याद भी नहीं है ऐसा कैच मैंने कहा था, सच में। रोनित तू ही समझा यार। रोनित, मैं क्या समझाऊं, तू ही बड़ा हीरो बन रहा था, और जब मैंने कहा कि चल कमरे तो पता है समर्थ इसने क्या बोला? इसने कहा मैं तो समर्थ के साथ ही रूम में जाऊंगा आज। डैनी, अबे साले क्यों मरवा रहा है, मैंने ऐसा तो नहीं बोला होगा। वो रोनी सूरत बनाते हुए समर्थ को देखता है। समर्थ, मुझे पता है किसने क्या बोला है क्या नहीं, और वैसे भी कौन सा मैं तुझसे सच में शादी कर लूंगा साले। जाओ, मैंने तुम्हें माफ किया लेकिन एक शर्त पर, वो दोनों को देखते हुए बोलता है। डैनी, हाँ बोल बोल, क्या शर्त है? समर्थ, बाहर देख कितना मस्त मौसम है, चल घूम के आते हैं और साथ में आइसक्रीम भी खाएंगे। उसकी बात सुनकर डैनी और रोनित मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि दोनों ही जानते थे समर्थ का दिल बच्चों जैसा मासूम है, वो ज्यादा देर तक नाराज रह नहीं सकता किसी से, वो दोनों तो फिर भी उसकी जान है। आकाश, ओए क्रिश, तू यहाँ क्या कर रहा बे? मैं तुझे कमरे में देखने गया तो वहां था नहीं, रिशान पता नहीं कहाँ है, और तू यहाँ पे खड़ा है। क्रिश, रिशान कहाँ है और तू उसके साथ था ना, फिर मुझसे क्यों पूछ रहा है? आकाश, नहीं मैं चला गया था, पापा की कॉल आ गई थी बात करने, और आके देखा तो था ही नहीं, मुझे लगा तेरे साथ होगा। वैसे तू यहाँ कर क्या रहा है इतने खराब मौसम में? क्रिश, ये खराब मौसम नहीं है, इसमें सुकून मिलता है, एक अलग वाइब रहती है इसमें, तू क्या जाने, तुझे तो डर लगता है इन सब से। रोनित, समर्थ सुन, तू यही बैठ, मैं आता हूँ आइसक्रीम लेकर, ठीक है ना? कहीं जाना मत, क्योंकि रास्ते तुझे पता नहीं है यहाँ के, समझ गया ना? डैनी, मेरे रहते उसकी फिक्र मत किया कर, समझा, जा तू लेके आ, मैं हूँ अपने बेबी के साथ। समर्थ, बकवास बंद कर, और रोनित मुझे 3 चाहिए, 5 लेयर वाली, ठीक है ना? रोनित, हाँ हाँ जानता हूँ मैं तेरी पसंद,
और वहां से चला जाता है। डैनी, बेबी इतनी लेयर मत खाया करो वरना तुम्हारा ये गोलू मोलू टमाटर नजर भी नहीं आएगा, देखो अभी से कितने मोटे हो रहे हैं, वो समर्थ के गाल छूते हुए बोलता है। समर्थ, हट भी, मेरे से ज्यादा मोटा तो तू दिखता है, देख खुद को, ये फुले हुए चेस्ट जैसे लड़की, और हंसने लगता है। बात तो उसने सही कही थी, वो डैनी के मुकाबले काफी पतला दिखता है, लेकिन डैनी की जिम में बनाई बॉडी है जिसकी बेइज्जती समर्थ उसे लड़की से कंपेयर करके करता है। दोनों एक दूसरे को छेड़ रहे थे कि समर्थ की नज़र अपने से 10 कदम की दूरी पर खड़े रिशान पर जाती है जो फ़ोन कॉल पे था। शायद उसी वक्त रिशान की भी नज़र समर्थ पे जाती है जो उसे देख रहा था। अब भाई हीरो हीरोइन ऐसे ही तो मिलते हैं ना, लेकिन यहाँ मेरी कहानी में हमारा क्यूट समर्थ और अकड़ू रिशान ही मिलेंगे। रिशान, ही तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? वो दोनों के पास आते हुए बोलता है। डैनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक मिनट, कहीं तो समर्थ का पीछा तो नहीं कर रहे ना? मैं पहले बता रहा हूँ उसे लड़कियों में इंटरेस्ट है, समझे ना? रिशान, ओ कम ऑन डूड, मैं इतनी चीप हरकतें नहीं करता, और किसी का पीछा करना वो तो सबसे बोरिंग और बेकार काम है जो मैं कभी ना करूँ, और मुझे भी लड़कियों में ही इंटरेस्ट है, सो जस्ट रिलैक्स ऑक। डैनी, जो भी हो मुझे क्या, बस मेरे बेबी से दूर रहना, तुम्हारी नज़र में ही खोट है। रोनित, अरे रिशान तुम यहाँ। समर्थ, ये ले तेरी आइसक्रीम, वो बैठते हुए बोलता है। रिशान, हाँ वो एक्चुअली कुछ काम था यहाँ पे, मैं जा ही रहा था कि ये दोनों दिखे तो सोचा साथ में चलते। हज, वैसे क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे? डैनी, दिख नहीं रहा है आइसक्रीम स्टॉल है ये, तो ऑब्वियसली यहाँ खाने ही आए होंगे ना, मुजरा करने थोड़ी आए हैं। समर्थ, कहाँ से दिखेगा, चेहरे से बड़ा तो चश्मा लगाया हुआ है जैसे सूरज यहीं पे आ गया है। रिशान, सूरज तो नहीं है लेकिन मुझे डस्ट से एलर्जी है और अपनी हेल्थ में मैं कोई रिस्क नहीं लेता। और डैनी, तुम्हें मुझसे कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या जो इतना अकड़ कर बोलते हो? कौन सा मैंने तुम्हारी जीएफ भगा ली है? रोनित, अरे वो बस थोड़ा पॉसेसिव है समर्थ को लेकर, और कोई बात नहीं है, तुम रिलैक्स करो, उसकी आदत है नौटंकी करने की। ये लो आइसक्रीम खाओ तुम। रिशान, नो थैंक यू, मैं जाता हूँ, मिलते हैं, और वहां से उठकर जाने लगता है। समर्थ धीरे से बोलता है, खा लेता तो मोटा थोड़ी हो जाता, बेचारे आइसक्रीम को कोई ऐसे मना करता है क्या? क्या बीत रही होगी आइसक्रीम के दिल पर? रिशान, जो जाने के लिए खड़ा हुआ है था कि समर्थ की बड़बड़ सुनकर हंसते हुए बैठ जाता है और कहता है, लाओ मैं देखूं कैसा है इस बेचारे आइसक्रीम का टेस्ट, और समर्थ के हाथ से उसकी आइसक्रीम ले लेता है। आगे, लेकिन अवंतिका तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना, और कॉलेज टाइम से हम साथ हैं, फिर तुम इसके साथ कैसे? मैंने तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं था, और ये शादी तो बहुत दूर की बात है, मैं तो तुम्हें अपने साथ एक मिनट ना बर्दाश्त करूं। हाँ तो कैसा लगा सरप्राइज? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि ये लड़की तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, यूज कर रही है तुम्हारा, लेकिन तुम्हें मेरी हर बात बकवास ही लगती है। इंसान ठीक ही कहता है, कभी कभी हमें सामने वाले की बात सुननी चाहिए, खासकर तब जब सामने वाला वो बात बार बार बोले। जब तुझे ये सब पता था तो मुझे बताने के बजाय खुद हीरो क्यों बन रहा है, और पहले नहीं बता सकता था? इतना तमाशा तो नहीं होता ना। ओहो रिशान जी, आप यहाँ, आपके नेक कदम मेरे इस छोटे से घर में कैसे थम गए आज? अच्छा हाँ, याद आया, आपके दोस्त की बता जो थी। समर्थ आकाश से पूछता है, ये है कौन? और रिशान से ऐसे बोल रहा जैसे पैदा साथ में हुआ था इसके। आकाश, यही समझ लो, लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से दोनों अलग हो गए थे। मैं तो उस वक्त को कोस रहा हूँ जिस टाइम हमने गाड़ी रोक दी थी, वो सोचते हुए बोलता है, और जो कुछ समय पहले हुआ था उसे सोचने लगता है। पास्ट, रिशान के ऐसा करने से समर्थ का मुंह खुला का खुला रह जाता है और अपने हाथ को देखता है जो कि खाली था। डैनी, और अगर तुम्हें चाहिए थी तो मेरी ले लेते, समर्थ की आइसक्रीम क्यों ली? वैसे भी इतनी मुश्किल से माना था वो, और तुमने सब खराब कर दिया। रोनित, डैनी क्या हो गया है? रिलैक्स, और मैं दूसरी ले आता हूँ समर्थ के लिए, छो बैठ तू। समर्थ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे यही वाली चाहिए, वो रिशान की तरफ उंगली करके बोलता है। रिशान, जो एक बाइट खाने के बाद बोलता है, लेकिन ये तो मैंने खा ली ना, और वैसे भी तुम्हें ही दिक्कत हो रही थी मेरे ना खाने से, तो अब क्या हुआ? समर्थ, मैंने इतने धीरे बोला था तब भी सुन लिया, बड़े तेज कान है, और मैंने ये नहीं कहा था कि मेरी वाली खा लो, समझे कि नहीं? रिशान, लेकिन मुझे यही चाहिए थी, तुम्हारा टेस्ट अच्छा है फ्लेवर के मैटर में, इट्स टेस्टी में, वो उसे खाते हुए बोलता है। आकाश, अरे तुम लोग साथ में कहाँ से आ रहे हो?
और समर्थ को क्या हुआ है, इसका मुंह क्यों बना है? डैनी, सिर्फ हम तीनों गए थे, तुम्हारा दोस्त घुस आया बीच में, बल्कि समर्थ की आइसक्रीम भी खा गया, इसलिए वो नाराज हो गया इससे और ऐसे मुंह बना के घूम रहा, किसी से बात भी नहीं कर रहा। क्रिश, ऐसा क्या? लेकिन इसे तो किसी के बीच में घुसना पसंद नहीं है, इनफैक्ट इसे तो आइसक्रीम नहीं पसंद, मैंने आज तक खाते नहीं देखा। रिशान, अभी वो हो गया हो तो चल अंदर, आज बारात है, रेडी नहीं होना क्या? भूल मत, हम लड़के वाले हैं। समर्थ अंदर चला जाता है और उसके पीछे रिशान और डैनी भी। क्रिश, इसे क्या हो गया है, साला हमारे साथ नखरे करता है और कि मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद, मैं बीमार हो जाता हूँ, और यहाँ हम कुछ और ही सुन रहे हैं। रोनित, ऐसा क्या? लेकिन वो तो बड़े मजे से खा रहा था, वो भी 3 लेयर्स वाली आइसक्रीम जिसे बड़े प्यार से समर्थ ने मंगवाया था अपने लिए। आकाश, चलो ये सब बाद में देखते हैं, हम अभी तो नक्श के बच्चे की खबर लेनी है, साले को फुर्सत ही नहीं मिलती अपनी दुल्हनिया से। छोटा सा घर जिसमें एक मंदिर बना हुआ था छोटा सा, वहीं पर एक लड़की बैठी हुई थी और उसके आंसू नहीं रुक रहे थे, उसने हाथ जोड़ रखे थे और आंखें बंद थी। आपसे मैं इतने सालों से बस एक ही चीज़ मांग रही हूँ, मेरी प्रार्थना सुन लो भगवान, उनके रास्ते में अब कोई मुश्किल ना आए, मैं कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, जो आप देंगे मुझे मंजूर होगा, बस मेरे उसकी किस्मत से सारे बुरे पल मिटा दीजिए। वो आंखें खोलती है, सामने 2 लोगों की तस्वीर रखी हुई थी, उन्हें देखते हुए वो कहती है, आपसे मिलना है मुझे, जल्दी से एक हो जाए, फिर हम मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। आयुष, भाई हट जा, मैं पहले तैयार होऊंगा, मैं दूल्हे का भाई हूँ, मेरा रोब है, हट पीछे। बेटा जल्दी करो तुम लोग, टाइम हो रहा है, और ये रिशान किधर है? उसकी मम्मी ढूंढ रही उसे। आकाश, अरे वो तो रूम में है, अपने तैयार होने गया था, और वो मम्मी से मिल चुका है, आप फिक्र ना करें, ये देखिए अपने बेटे को कैसा लग रहा दूल्हा बनते हुए। वो सामने से हटता है और उसके पीछे नक्श था, जिसे देखकर वो मुस्कुरा देती है, वाकई आज उनका बेटा किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। नक्श, मॉम क्या हुआ, कुछ तो बोलिए, वो उन्हें चुप खड़ा देखकर बोलता है। वो उसके ओस आती है और आंखों से काजल लेकर उसके कान पीछे लगाते हुए बोलती है, बहुत प्यारा लग रहा मेरा बच्चा, चलो अब सब वहाँ बारात का इंतजार भी हो रहा होगा। सब बाहर आते हैं, वहाँ सारी कार्स लाइन से लगी थी, दूल्हे की सबसे आगे, जिस बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था, कुल मिलाकर सब तैयार थे। नक्श के बगल में रिशान आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, हाँ तो बोल, किस कार में बैठना पसंद करेगा, क्योंकि उस दुल्हन वाले गाड़ी में मैं नहीं बैठने वाला तेरे साथ। क्रिश, कोई बात नहीं, मैंने स्पेशल तेरे लिए वो मंगवाई है, उधर देख, उसके कहने और रिशान देखता है जहां सुरपा खड़ी थी ब्लैक कलर में, उसे देखकर रिशान कहता है, मैं तो चला, तो लोग अपना देखो, और जाके उसमें बैठ जाता है। उसमें ऑलरेडी समर्थ बैठा था, उसे देखकर वो कहता है, तुम लोग यहाँ कैसे? समर्थ, तुम यहाँ क्या कर रहे? क्योंकि यहाँ तो क्रिश, डैनी और रोनित आने वाले थे, क्रिश ने मुझे बोला जाके बैठो, हम आते हैं। रिशान बोलता है, ये कार मेरी है और इसमें मेरे अलावा कोई नहीं बैठता। समर्थ, फिर ठीक है, वैसे भी मुझे तुम्हारे साथ जाने का कोई शौक नहीं है, और उतर जाता है। लेकिन ये क्या, सभी ऑलरेडी जा चुके थे और ये लोग लास्ट में बचे थे। रिशान विंडो नीचे करके बोलता है, कोई नहीं है, देख लिया ना, चलो अब कोई नहीं है, वहाँ लेट हो जाएंगे, क्या चाहते हो, वरमाला की टाइम पहुँचना है। आगे रिशान की बात सुनकर समर्थ अपने में बड़बड़ाता है, यहाँ तो सच में कोई नहीं है, अगर मैंने ज़्यादा नखरे किए और सच में ये यहाँ से चला गया तो मैं अकेला रह जाऊंगा, इससे अच्छा है साथ में ही चला जाता हूँ, कौन सा ये मुझे खा जाएगा, और जाके कार में बैठ जाता है। रिशान कार स्टार्ट करता है और समर्थ के तरफ देखते हुए बोलता है, तुम पहले इंसान हो जो मेरे साथ इसमें बैठा है, तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए खुद पे। समर्थ, मुझे क्यों प्राउड करना चाहिए, कौन आप कहीं के माफिया है और मुझे अपने साथ ले जाकर मुझ पे बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं, और तुम माफिया हो ये सुनकर मैं डर जाऊंगा। रिशान, और अगर मैं हुआ तो माफिया? मान लो मैंने बहुत लोगों के मर्डर्स किए हो, ड्रग्स सप्लाई करता हूँ दूसरे कंट्रीज में, और इलीगल वेपन्स सप्लाई करता हूँ, फिर भी नहीं डरोगे मुझसे? समर्थ, उसकी बातें सुनकर उसे आंखें फाड़े देखने लगता है, कैसे कोई इंसान इतने इत्मीनान से बोल सकता है कि मैंने मदद किया है। रिशान, ऐसे मत देखो, वरना तुम्हारी नज़रों में आ जाऊंगा, और मुझे भुलाना इतना भी आसान नहीं है, वो तिरछी स्माइल करते हुए बोलता है। आकाश, तूने समर्थ को रिशान के साथ बिठा तो दिया है, लेकिन अगर रिशान ने उसे अपनी कार में नहीं बिठाया तो तुझे भी पता है वो उसमें हमें नहीं बैठने देता, समर्थ तो फिर भी कल मिला है उससे। क्रिश, कुछ नहीं होगा, चिल कर और सामने देख,
वरना बात के चक्कर में हम बारात तो नहीं लेकिन हॉस्पिटल जरूर पहुंच जाएंगे। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक से कार के सामने सामने कोई आ जाता है और आकाश ब्रेक पे पैर रखता है। समर्थ, तुमने तिरछी स्माइल करने में कोई पीएचडी कर रखी है क्या? क्योंकि ये बहुत कम लोग कर पाते हैं, वो भी ना के बराबर, लेकिन तुम हर बात में टेढ़ी स्माइल कर देते हो। रिशान कुछ कहता उससे पहले उसका फोन बजने लगता है और वो उसे पिक करता है। उधर से जो भी था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद रिशान जो अब तक नॉर्मल ड्राइव कर रहा था उससे दुगनी स्पीड में कार चलाने लगता है। समर्थ, वो अचानक से ऐसे करने से शॉकेड हो जाता है और कहता है, अरे आराम से भी चला सकते हो तुम, कोई पुलिस नहीं पड़ी है हमारे पीछे। रिशान, पुलिस से मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अभी जो हुआ है उससे पड़ता है। चुप रहना, अब मुझे ड्राइविंग पे फोकस करने दो। वो कार की स्पीड बढ़ाता जा रहा था। प्रेजेंट। क्रिश, अभी सोच लिया तो सामने देख, आज जन्मों के बिछड़े यार मिलेंगे। ये सुनकर आकाश सामने देखता है जहाँ पे दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। तुझे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले इस नक्श के सर से प्यार का भूत उतार दूं। रिशान बोलता है, तुझे कैसे पता ये सब? और नक्श, एक मिनट ही तू। इतना बोलकर वो उस लड़के को देखता है जो रिशान को देखकर मुस्कुरा देता है। हाँ तो मैं बता दूं, उस लड़के का नाम हर्ष है और बाकी की डिटेल स्टोरी में पता चल जाएगी। और इसकी एंट्री क्यों हुई है वो भी। समर्थ, ये दोनों कोड लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हैं? रोनित, मुझे क्या पता, ये तू उनसे पूछ, मुझे बताया थोड़ी हो गया यार। हर्ष, नक्श अब बताओ, क्या तुम अब भी इस लड़की से शादी करना चाहते हो? नक्श, जब ये प्यार ही नहीं करती मुझसे तो शादी किस बात की, जाने दो इसे अपने आशिक के पास। अवंतिका, मेरा आशिक अभी आउट ऑफ कंट्री है और मुझे मेरे ही घर से उठवा लिया है तुमने। मेरे घर में लोग कितने परेशान होंगे। मैंने सोचा था ये शादी हो जाएगी और जब वो आ जाएगा तो मैं कोई बहाना बनाकर तलाक ले लूंगी, लेकिन इसने सब बर्बाद कर दिया। डैनी, देखो तो ये बता तो ऐसे रही जैसे बहुत महान का करेगी, हमारे नक्श का दिल तोड़ के रख दिया इस कमीनी ने, और उसी के सामने अपना प्लान भी बता रही है। रोनित, ये दुनिया है बेटा, यहाँ कुछ भी हो सकता है। शुक्र है मुझे ऐसी कोई लड़की नहीं मिली। समर्थ, दोनों अपनी बकवास बंद करोगे? एक तो वैसे ही ये लड़की ने चिल्ला चिल्ला के मेरे सर में दर्द कर दिया है। कहा हम बारात जा रहे थे और कहाँ आ गए। बाकी लोग तो वहां पहुंच गए होंगे और दुल्हन की गायब होने की खबर भी मिल गई होगी उन्हें। हर्ष गार्ड्स को आवाज देता है और उसके बुलाते ही दो हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड आकर खड़े हो जाते हैं। इसे लेकर जाओ और जहां से उठाया था वही फेंक आओ, लेकिन ध्यान से समझ गए ना? यस सर। इतना बोलकर वो दोनों उस लड़की को पकड़कर बाहर ले जाते हैं जिसने खुद से भी ज्यादा भारी लहंगा पहना हुआ था। हर्ष, हाँ तो अब पूछ, क्या पूछना था तुझे? वो रिशान को देखकर बोलता है। रिशान, ये सब कब से चल रहा था और तू कनाडा से वापस कब आया? हर्ष, एक्चुअली मैं तो बहुत पहले ही आ गया था, लेकिन सोचा क्यों ना एक धमाकेदार एंट्री की जाए और बस फिर उठवा लिया। मंडप से दुल्हन है। और क्यों उठवाया वो तू इससे पूछ, जो पत्थर की मूर्ति बनके खड़ा है। मैंने इसे कई बार बताने की कोशिश की, लेकिन ये महाशय प्यार में अंधे हो चुके थे। नक्श, हाँ तो ऑर्डर के बहाने चिट्ठियां भिजवाकर कौन बताता है जैसे कोई लवर अपनी महबूबा के लिए प्यार भरे खत भिजवा रहा हो, और मैं किसी ऐसे स्ट्रेंजर की बात क्यों मानूं जिसे मैं जानता तक नहीं था। हर्ष, मैं तुम्हारे लिए स्ट्रेंजर हूँ सीरियसली? नक्श, हाँ उस टाइम तो थे है। क्रिश, ओके गाइज, हो गया हो तो घर चले, सब परेशान होंगे अगर वहां गए तो, क्योंकि हम बारात में भी नहीं पहुंचे और घर में भी नहीं है तो। समर्थ, लेकिन वो इतनी जल्दी घर कैसे जा सकते हैं, क्योंकि हमसे उनकी बात हुई नहीं है, ऊपर से सारे लड़के गायब है। हर्ष, ये कौन है? वो रिशान से पूछता है। आगे। रिशान, ये शादी में आया था नक्श के दोस्तों के साथ, उसके बाद सभी दोस्त बन गए और ये हमारे साथ है। हर्ष, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तेरे साथ कैसे? जहाँ तक पता है तू अपने साथ ड्राइविंग, खासकर अपनी ड्रीम कार में कभी नहीं बैठने देता। साले तूने मुझे तक नहीं बैठने दिया। उसमें माजरा क्या है ब्रो? रिशान, ऐसा कुछ नहीं है समझाओ, और वो पहले से उसमें बैठा था, ऑलरेडी सब जा चुके थे, वरना मैं इसे छोड़कर चला आता। वही। समर्थ, झूठ क्यों बोल रहे? मैं उतर गया था, मुझसे जबरदस्ती बुलाया था तुमने, वरना मैं टैक्सी से भी आ सकता है, समझ आई बात? आए बड़े। हर्ष, वाह क्या बात है, काफी इंटरेस्टिंग हो समर्थ तुम, क्यों ना दोस्ती कर ली जाए? बाय द वे हर्ष, रिशान के साथ पैदा हुआ हूँ, मतलब एक माँ के बच्चे नहीं है हम, लेकिन पैदा साथ में हुए हैं और ये मेरी हर बात मानता है, इसलिए जो भी चीज़ मनवानी होगी तुम मुझे बोल सकते हो।
समर्थ, तुम दोनों साथ में पैदा हुए हो या अलग अलग, उससे मुझे क्या। और मेरा नाम समर्थ है, बाकी मुझे ऐसे कोई बात नहीं मनवानी इससे जो मैं तुम्हारी मदद लूंगा। वैसे भी शादी में आए थे हम, और जब शादी ही नहीं हुई तो यहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। सो हम बस घर के लिए निकलने वाले हैं। डैनी, क्या तूने ये प्लान कब बनाया और हमें क्यों नहीं बताया यार। वो समर्थ की बात सुनकर चौंक कर बोलता है। समर्थ, अब पता चल गया ना, तो चल अब यहाँ से। वैसे भी मैं बहुत थक गया हूँ यार। नक्श, अभी लेट हो गया है और अगर अभी निकलोगे तो शायद शुभ पहुंचो। इससे अच्छा है कि कल सुबह निकलना। आराम से अभी घर चलो सब। आकाश, आई थिंक नक्श सही बोल रहा है, हमें घर के लिए निकलना चाहिए। और हर्ष, तुम भी साथ आ रहे ना हमारे। हर्ष, तू पूछ रहा है या बता रहा है। आकाश, अरे यार पूछ रहा हूँ क्योंकि तू ही एक्सप्लेन कर सकता है ये सब अच्छे से, हमसे तो होने से रहा इसलिए बोला हमने। रिशान, तुम लोगों का ड्रामा खत्म हो जाए तो आ जाना, मैं जा रहा हूँ। और वो बाहर की तरफ जाने लगता है। हर्ष, रिशान रुक, तू मेरे साथ जाएगा और इसके आगे मुझे कोई बहस नहीं चाहिए, दैट्स क्लियर। रिशान उसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर देखता है और कहता है चल, यहाँ मुजरा क्यों कर रहा है खड़े होके साले। और इतना बोलकर वो निकल जाता है। सब बाहर की ओर जाने लगते हैं और वहां जाकर देखते हैं तो अलग ही स्याप्पा चल रहा था, क्योंकि रिशान ऑलरेडी निकल चुका था और हर्ष गुस्से में उसे जाते हुए देख रहा था। कृष, अब क्या होगा। वो तो गया और पीछे छोड़ गया गुस्सेल सांड को, साला ये हर बार ऐसी ही करता है कमीना कहीं का। समर्थ, इनकी आदत है क्या सबको मुसीबत में छोड़कर भाग जाना। रिशान यहाँ घर पहुँचता है और कमरे में जाने लगता है, तभी उसकी मम्मी उसे आवाज देती है। वो देखता है तो लॉन में सभी बैठे थे और परेशान भी नजर आ रहे थे। रिशान, आपके सारे सवालों का जवाब अभी मिल जाएंगे क्योंकि मैं आप सब में सवालों का जवाब नहीं दे सकता। इतना बोलकर वो ऊपर चला जाता है। थोड़ी देर में वो लोग भी वहां पहुंच जाते हैं और जब अंदर आते तो सभी के माँ बाप वही थे, सिर्फ समर्थ के छोड़कर, क्योंकि उसके पापा नहीं आए थे। डैनी, मॉम, डैड, आप लोग, और ये सब क्या है। आप सब बैठकर किसका मातम मना रहे जरा। हर्ष, तुम क्या कर रहे हो यहाँ, तुम तो कनाडा में थे ना। और रिशान को क्या हुआ है, तुम लोगों के साथ क्यों नहीं आया वो। आकाश, अंकल आप जानते हैं ना वो कैसा है, और शादी में दुल्हन गायब नहीं हुई थी, उसे हर्ष में उठवाया था क्योंकि वो नक्श को चीट कर रही थी और शादी करके कुछ महीने बाद इससे डिवोर्स लेके अपने आशिक के साथ अब्रॉड चली जाती, और उसने ये सब खुद हमारे सामने बताया है। कितनी चालबाज लड़की थी, हमारा नक्श ही मिला था उसे अपना काम निकलवाने के लिए। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा किया तुमने हर्ष, वेरी गुड। लेकिन ये क्या, हर्ष तो वहां से गायब था, अब ये कहाँ गया। कृष, वही जहां उसे होना चाहिए, गया होगा अपने रूठे आशिक को मनाने। कृष की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। चलो बच्चों, काफी लेट हो गया है, सब जाके सो जाओ, कल हमें निकलना भी है। और सभी उठकर वहां से चले जाते हैं। डैनी, बेचारा नक्श, कितना खुश था वो, और उस पापा की परी ने हमारे नक्श को रुला दिया, उसके शादी वाले दिन है। आयुष, वो पापा की परी नहीं थी, माँ की नौकरानी थी। मुझे तो वो शुरू से नहीं पसंद नहीं थी, लेकिन नक्श के लिए मैंने कुछ नहीं कहा था। डैनी, तुम्हारे पसंद ना पसंद करने से क्या होता, कौन सा शादी रुक जाती। वो हंसते हुए बोलता है। आयुष, मैं चाहता तो रुकवा भी सकता था, समझे, मुझे हल्के में मत लेना। डैनी, जिराफ को कौन हल्के में ले सकता है बताओ भला। वो दोनों लड़ने में इतना खो जाते हैं कि अपने आसपास भी नहीं देखते, सब जा चुके थे। रिशान के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे वहां अकेले छोड़कर आने की। हर्ष उसकी गर्दन पकड़े दीवार से स्टाए हुए था। आगे, रिशान, पहले दूर हट, मुझसे बात मत कर तू, समझा कि नहीं, वरना जब मैं अपनी पे आऊंगा ना, तुझे भी पता है क्या कर सकता हूँ मैं। हट पीछे। हर्ष, और ये सब कब से चल रहा है, बताएगा जरा मुझे, क्योंकि जहाँ तक पता है बात तो हमारी हर वीक होती है। और 2 दिन में ऐसा क्या हो गया जो तूने मुझे बताया नहीं। रिशान, मेरी बात छोड़, वो तो बस ऐसे ही है। तू ये बता कब से नक्श से प्यार करता है, और किसी को आइडिया भी नहीं था। हर्ष, हो रहे हैं 10 साल, जब वो पहली बार मेरे साथ 9 क्लास में मेरे बगल में बैठा था, उसका डरा हुआ चेहरा और घबराई हुई आंखें, ऊपर से उसका क्यूट सा फेस। हाय। वो दिल पे हाथ रखते हुए बोलता है। रिशान एकटक उसे देखे जा रहा था और उसकी बातें सुन सुनकर उसकी आंखें गुस्से से लाल हो रही है। हर्ष अपनी ख्यालों को दुनिया से बाहर आता है और रिशान लो देखकर कहता है, ऐसे क्यों देख रहा है,
उस टाइम मुझे कोई समझ थोड़ी थी और इसके आगे वो बोलता उससे पहले रिशान उसे एक मुक्का मार देता है। हर्ष, व्हाट द हेल? मैंने बोला ना उस टाइम मैं शो नहीं था, फिर क्यों मारा तूने मुझे? रिशान, उस टाइम नहीं था ना शो, उसके बाद क्या कर रहा था तू? इतनी सफाई से तू उसे स्टॉक कर रहा था, मुझे तक खबर नहीं मिली। शादी की प्लानिंग किए बैठा है और अब बता रहा मुझे, यही दिन देखने के लिए तुझसे दोस्ती की थी मैंने। हर्ष, नहीं मेरे भाई ऐसी बात नहीं है। मैं तुझे क्या बताता जब नक्श को खुद लकड़ियों में इंटरेस्ट है, मेरा प्यार तो अधूरा रह जाएगा ना, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया और उसकी शादी रुकवा दी क्योंकि वो लड़की सच में अच्छी नहीं थी। हर्ष की बात सुनकर रिशान उसका चेहरा देखता है गौर से, जहां उसे पेन साफ साफ नजर आ रहा था, अपना प्यार ना मिलने का दर्द। रिशान, तूने उसे बताया क्यों नहीं? अगर पहले बता देता तो कुछ हो सकता था, लेकिन नहीं, तुझे तो छुपाना था हर चीज। हर्ष, कुछ नहीं छुपाया है मैंने, और तुझे खबर भी है कि अंडरवुड में क्या हो रहा है। तेरे लापरवाही से वहां पे इलीगल धंधे ऑन हो रहे थे। यही नहीं, वो जो तेरा चमचा बना रहता था, हर वक्त तेरे नजर हटते ही उसने अपनी लालच की दुकान खोलकर अपने तरीके से सबको कंट्रोल कर रहा, तेरा नाम लगाकर, और तुझे फुर्सत नहीं शादियां अटेंड करने से। रिशान, वो मैंने हैंडल कर लिया है, लेकिन अपने चमचे को मैं जाकर देखूंगा आखिर उसकी प्लानिंग क्या है। बाकी बात रही वहां ना जाने की, तो रिशान जिंदल के पास उसकी मर्जी के बिना हवा तक नहीं गुजरती, बाको तू अपने आप समझ जा। हर्ष, चल ये तो अच्छी बात है। वेल, मैं नक्श को देख लूं जाके, मे भी वो ठीक नहीं है, इतना तो हक बनता है ना मेरा। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। इधर हर्ष जैसे ही दरवाजा खोलता है, एक के बाद एक करके पांचों नीचे गिर जाते हैं। उन्हें देखकर जहां रिशान का पारा हाई हो जाता है, वहीं हर्ष हंसते हुए बोलता है, आशीर्वाद चाहिए था तो बोल देते, ऐसे पैरों में गिरने की क्या जरूरत थी। कृष, आशीर्वाद वो भी तेरा, जहर खा के मर ना जाओ मैं ऐसे। और तुम दोनों जो बातें कर रहे थे, क्या वो सच है? हर्ष, वो तुम लोग इससे पूछो, मैं तो चला और साइड करके निकल जाता है। आकाश, ये बोल के तो ऐसे गया है जैसे नक्श इससे सेट हो ही जाएगा आज साला। और तू, वो रिशान को देखते हुए बोलता है, तूने हमें क्यों नहीं बताया कि वहां पे क्या हो रहा है? जब भी हम पूछते सब ठीक है कह के टाल दे रहा था। रिशान, हाँ तो जब सब ठीक था, हैंडल था, तो बता के फालतू में क्यों परेशान करूं? और ये बात सुनने की आदत एक दिन मेरे हाथों तुम लोगों को मरवाएगी। वो तीनों आपस में उलझे हुए थे और समर्थ डैनी रोनित के सर के ऊपर से जा रही थी बातें, सिर्फ इस बात को छोड़ के कि हर्ष नक्श से प्यार करता है। समर्थ, चलो यहाँ से, वरना ये डायनासोर हम पर अपनी आग उगल देगा कि हम क्यों सुन रहे थे इसकी बात। और तीनों वहां से चुपचाप खिसकने लगते हैं। रिशान ये देखकर बोलता है, रुको, और तुम लोग चुपचाप यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। उसकी बात सुनकर आकाश और कृष बोलते हैं, ठीक है, और कृष रोनित का हाथ पकड़ता है और आकाश डैनी का और बाहर चले जाते हैं। समर्थ जो सोच रहा था कि ये हुआ क्या है, तभी रिशान उसके सामने आकर डोर बंद कर देता है। उस आवाज से वो होश में आता है और डोर बंद देखकर बोलता है, मुझे भी जाना है, या मैं इतना बड़ा आपको दिख नहीं रहा हूँ? रिशान, नहीं, मुझे तुम नहीं देख रहे बिल्कुल भी, जरा भी मैनर्स नहीं है कि किसी की बातें नहीं सुनते ऐसे। समर्थ, मैं अकेला नहीं था और हर्ष की वर्ल्ड की बात कर रहा था, मतलब तुम सच में माफिया हो और इलीगल वेपन्स बेचते हो, और तो और तुमने मर्डर्स भी किए हैं, वो बताते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बोलता है। रिशान, तुम कितना बोलते हो, चुप नहीं रह सकते क्या? और चलते हुए उसके पास जाने लगता है। समर्थ उसे अपने पास आता देखकर कहता है, ये क्या कर रहे हो तुम? वही रुको, मी ऐसा वैसा लड़का। इसके आगे की बात वो बोल नहीं पाता क्योंकि रिशान ने उसका मुंह बंद कर दिया था अपने होंठों से। आगे रिशान की इस हरकत से समर्थ हैरान हो जाता है, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। और रिशान जो स्मूच करने में बिजी था, उसके हाथ समर्थ की टी शर्ट के अंदर हरकत में थे, जिससे समर्थ किसी और ही दुनिया में चला गया था। लगभग 15 मिनट बाद रिशान उसे छोड़ता है और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए उसके कानों के पास झुककर बोलता है, सॉरी बट नॉट सॉरी, क्योंकि तुम्हारे लिप्स का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। कैन आई डू इट अगेन? इतना बोलकर वो दोबारा उसके होंठों पे झुकता है, तभी डोर नॉक होता है। समर्थ जो रिशान के इस रूप को देखकर हैरान था, नॉक की आवाज सुनकर पीछे हटते हुए बोलता है, मुझसे दूर रहो, अंडरस्टैंड, और वहां से चला जाता। डोर पर डैनी था जो समर्थ को बुलाने आया था, लेकिन समर्थ तो इसे इग्नोर करके बिना कुछ बोले चला जाता है। डैनी, इसे क्या हुआ? क्या इसने मुझे देखा नहीं या फिर? और रिशान को देखकर कहता है, तुम्हें पता है इसे क्या हुआ है? रिशान, ये तुम उससे जाकर पूछो, और सुनो, मुझे काम है तुमसे। डैनी मन में सोचते हुए, इसे मुझसे क्या काम है और इतने प्यार से बोल रहा, आई कांट बिलीव इट। हाँ कहो, क्या काम है? नेक्स्ट मॉर्निंग सब अपने अपने घर जाने के लिए तैयार थे
और नक्श की मम्मी सबको अपने प्यार के साथ साथ कुछ तोहफे दे रही थी जिसे कोई लेना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन उनके प्यार से देने पर वो मना भी नहीं कर सकते थे। समर्थ को वो बोलती है, बेटा आपसे पहली बार मिली थी लेकिन तुम भी मेरे बच्चों जैसे ही हो, ये लोग जब भी आए तुम भी आ जाना साथ। समर्थ, जी जरूर आऊंगा। मैंने अपनी माँ को बचपन में ही खो दिया था, लेकिन आप भी मेरी माँ जैसी ही है, बल्कि आज से मैं भी आपको माँ कहकर ही बात करूंगा। और उनके गले लग जाता है। नक्श, मॉम यहाँ हम सब भी है। डैनी, रहने दे भाई समर्थ, आगे ये हमें भूल गई। हर्ष, और मुझे भी, जबकि मेरा इनसे बरसों का पुराना रिश्ता है। उसकी बात पर नक्श उसे घूर के देखता है। हर्ष अपनों बत्ती सी दिखा देता है। उन लोगों की बात सुनकर वो कहती है, चुप करो, ये रिशान कहाँ रह गया? मैं यहाँ हूँ, वो बाहर आते हुए बोलता है और समर्थ को देखता है जो उसे देख भी नहीं रहा था। समर्थ, अच्छा माँ हम लोग निकलते हैं, डैड का फोन सुबह से कई बार आ चुका है। और झुककर उनके पैर छूते हैं और उसी के साथ रोनित और डैनी भी, और जाके कार में बैठ जाते हैं। कृष, आकाश और हर्ष रिशान का नोटिस कर रहे थे जो समर्थ लब एकटक देखे जा रहा था, लेकिन समर्थ ने एक नज़र भी उसे नहीं देखा। हर्ष, इन दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या मेरे जाने के बाद? वो आकाश से पूछता है। आकाश, पता नहीं, क्योंकि हम तो चले गए थे कि कहने पे, और समर्थ को शायद इसने रोक लिया था। हर्ष, हम मतलब मुझे खुद पता लगाना होगा, फिलहाल यहाँ से चलना होगा क्योंकि बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। कभी सोचा नहीं था कि रिशान मेरे सामने होगा और मैं उसे गले तक नहीं लगा पाऊंगा। और समर्थ, वो आज भी उतना ही क्यूट और नासमझ है जैसे उस टाइम था। तुम भूल रहे हो, वो रिशान सिंघानिया नहीं, रिशान जिंदल था, और उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो किसी को नहीं पहचानता। तुम ये सब छोड़ो, डैनी को देखो, वो अभी तक घर नहीं आया है, रात के 2 बज रहे हैं। फिक्र मत करो, रोनित उसके साथ रहत है, और जब वो उसके साथ रहता है तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पूरा अपने बाप पर गया है, जैसे उसका बाप मुझे अकेला नहीं छोड़ता था और अपनी ही बात पर हंस देता है। डैनी, तुझे हुआ क्या है? समर्थ, तू आते वक्त भी खामोश था, पूरे रास्ते कुछ नहीं बोला, और अब भी हम यहाँ चिल्लर करने आए हैं, किसी का शोक मनाने नहीं। समर्थ, मैंने पहले ही बोला था मेरा मूड नहीं है आने का, मुझे जबरदस्ती यहाँ क्यों लेके आए? मुझे नींद आ रही। रोनित, ठीक है फिर हम घर चलते हैं, क्योंकि मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम दोनों बाहर जाओ, मैं बिल पे कर दूँ। डैनी समर्थ के साथ बाहर चला जाता है। रिशान बालकनी में खड़ा कॉफी का मग हाथ में लिए और एक हाथ में सिगरेट जो आधी वो पी चुका था, पास में टेबल पर रखे बाउल में पहले से काफी सारी बुझे हुए सिगरेट्स रखे थे, जिन्हें देखकर लग रहा था कि ये सिलसिला बहुत देर से चल रहा था। वो सामने रोड पे आती जाती गाड़ियों को देख रहा था, उसकी आंखें लाल थी और इतनी ठंडी में भी वो सिर्फ हाफ कट में था। तुमने मुझसे बात भी नहीं की और इग्नोर ऐसे कर रहे थे जैसे मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ। कोई बात नहीं, जल्द ही मुलाकात होगी, वो स्माइल करते हुए बोलता है। उसके आंखों के सामने वो मंजर आ रहा था जब उसने समर्थ के होंठों को छुआ था। वो अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि फोन रिंग करता है उसका। वो पिक करके बोलता है, बोलो, इतनी रात में याद करने की कोई खास वजह? फोन के उस साइड से आवाज आती है, जल्दी से आ जा यहाँ। आगे जंगल के बीच, वहां ना कोई जानवर था ना किसी परिंदे को आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था सभी अपने घर में दुबके हैं। चारों तरफ बॉडीगार्ड्स एक गोला बनाए खड़े थे और बीच में 4 लोग खड़े थे, लेकिन एक इंसान का हुलिया देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी टाइम मर सकता है। तू बता रहा या नहीं? पेड़ से बंधे उस लड़के को आकाश मारते हुए बोलता है। उसे देखकर ही लग रहा था कि उसे कुत्तों की तरह धोया गया है। मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है, मैं प्रिंस के खिलाफ जा ही नहीं सकता, खोले मुझे, वो लड़का चिल्लाते हुए बोलता है। हर्ष, कोई फायदा नहीं इसको मारने से, वो आता होगा उसके सामने है बोलेगा ये सब कुछ और सिगरेट जलाकर मुंह में रख लेता है। क्या यहाँ मेरा इंतजार हो रहा था? कहीं मैंने ज्यादा देर तो नहीं कर दी? इस आवाज को सुनकर वहां खड़े हर शख्स की रूह तक ठंडी हो जाती है, क्योंकि उस आवाज में कोई गहराई, कोई शांति तो नहीं थी, लेकिन उसे सुनकर ऐसा लगा जैसे वो मर के वापस आए हों। हाफ कट और जीन्स में रिशान जेब में हाथ डाले खड़ा था और उस लड़के को घूरे जा रहा था। उसकी आंखें अभी कोई नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसके बाल आंखों के सामने थे, जिससे देख पाना मुश्किल था। हफ, अच्छा खासा मैं एंजॉय कर रहा था और तुम लोगों यहाँ बुलाकर इस आधे मरे इंसान को मेरे सामने खड़ा किया है, इसे तो मेरा मारने का मन हट गया। वैसे हाय से याद है, वो शैतान स्माइल करते हुए बोलता है। क्यों सकुरा, इस जगह को देखकर कुछ याद आया? रिशान की बात सुनकर वो लड़का जो पेड़ से बंधा हुआ था जिसमें नाम सकुरा था, वो सोचने लगता है।
सकुरा, प्रिंस अगर इसको आज छोड़ दिया तो आगे जाकर ये हमारे लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये वो सांप है जो अपना एक मुंह हमेशा छुपा कर चलता है। रिशान, प्रिंस हम बात तो ठीक कह रहे हो, तो कहीं ना इसको अंजाम तक तुम ही पहुंचाओ, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर इसकी जगह तुम होते तो क्या तुम बचने की या खुद को छोड़ने के लिए नहीं कहते? सकुरा, नहीं, क्योंकि मैं कभी आपसे गद्दारी नहीं करूंगा, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, अगर किया तो आप मुझे जान से मार दीजिएगा। रिशान, ठीक है, अपनों ये बात याद रखना, अगर ऐसा कभी भी हुआ तो मैं इसी जगह लाकर तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये सब सोचते ही वो प्रेजेंट में वापस आता है और बोलता है, प्रिंस मैंने सच में कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है, मैं इतने सालों से तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता, मेरी बात का यकीन करो। आकाश, ये सिर्फ यही बोल रहा इसे फंसाया गया है, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि उस जगह के साथ छेड़छाड़ किसने की है। आकाश की बात सुनकर सकुरा हैरान हो जाता है, उसके उड़े रंग को देखकर कृष बोलता हो, क्यों हैरान हो गए ना कि हमारे पास वो फुटेज कैसे पहुंची, जबकि तुमने सारे कनेक्शन तो हटा दिए थे, लेकिन तुम शायद वहां का इमरजेंसी फुटेज डिलीट करना भूल गए, बस यही गलती हो गई तुमसे, वरना हमारा शक तुम पर कभी नहीं जाता। कृष ने जो कहा उसे सुनकर सकुरा बोलता है, कभी कभी देखी हुई चीज भी झूठी नजर आती है, तुम उसका पता कहीं नहीं लगाते, जिसने वो का किया है अब तक तो वो देश छोड़कर जा भी चुका होगा। रिशान, खोलो इसे और इस जगह उस इंसान को बांधो जो डिजर्व करता है। ना वो इतना तेज बोलता है कि सब 2 कदम पीछे हट जाते हैं और रिशान वहां से जाने लगता है, जिसे देखकर हर्ष बोलता है, कहाँ चला, कोई भी यहाँ से नहीं हिलेगा। कृष, ये बोल के क्या गया है, क्या ये नींद में था या दिमाग खराब हो गया है इसका जो ऐसे बोल रहा? आकाश, चुप कर, वो कुछ भी यूं ही नहीं बोलता, धमाके की तैयारी कर ले बेटा। रिशान थोड़ी देर में उन लोगों के सामने थे और उसके एक हाथ में बॉडी थी किसी की जिसकी गर्दन पकड़े रिशान उसे घसीट रहा था। उस लड़के को देखकर सब हैरान थे, क्योंकि वो इस देश का तो नहीं था और शायद वो होश में भी नहीं था। उसकी हालत देखकर लग रहा था कि बड़ी बेरहमी से उसे मारा गया हो, उसके फेस पे हर जगह कट लगे थे जिससे खून अभी भी निकल रहा था और पुराना वाला सूख चुका था। रिशान, इसे सकुरा की जगह बांधो और होश में लाओ। उसकी बात सुन के बॉडीगार्ड्स हरकत में आ जाते हैं, 2 लोग सकुरा को खोलते हैं और 2 लोग उस लड़के को ले जाकर पेड़ से बांध देते हैं। सकुरा, मुझे पता कोई मेरी बात पे यकीन करे या ना करे, लेकिन आप जरूर करेंगे, फालतू में मेरी मरम्मत कर दी, सबने मिलकर आप कॉल पर ही बता देते कि आपको असली मुजरिम मिल गया है। रिशान, इसे सबक समझो, अगर तुमने लापरवाही नहीं की होती तो आज इतने कीमती सामान ये लड़का यहाँ से बाहर ले जाता। होश में लाओ इसे। टू बी कंटिन्यू। जाने से पहले सब्सक्राइब करते हुए जाए।